जिनकी सुनवाई भी नहीं होती और उनका गुनाह कुछ नहीं था, वो जेलों में है। और ये कन्वेंशन हम एक यहाँ पे पीसीपीटी का कन्वेंशन हैदराबाद में किए थे 13 जनवरी को, उसमें ये बात खुलकर की गई कि ये कई किस्म से बहुत ही सिस्टमेटिकली टारगेट करके इस कम्युनिटी के एजुकेटेड तबके को यहाँ एजुकेशन और इलिटरेसी की बात हुई, एजुकेशन की बात हुई। अब वो दौर आ गया है आईटी के लोग, प्रोफेशनल्स, उन लोगों को टारगेट करके, स्पेसिफिकली टारगेट करके उन लोगों को एलिनिएट, उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन के शिकार कराते हैं और उन लोगों पे ज्यादती जुल्म उन पे होता है, जस्ट टू पुट डाउन द कम्युनिटी, डिस्करेज करने के लिए। मुझे झिझक नहीं है ये बोलने के लिए, बिकॉज ये हो रहा है, ये फैक्ट हम नहीं कह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से, सब आप लोगों के सामने काफी लोग कह चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे स्टालवर्ट एंड ऐसी शख्सियत से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान में हार्मनी, पीस, जस्टिस और जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आईन में लिखा हुआ है, उन सारी चीजों को अगर अक्स मानकर अपनी जिंदगी से उसको ट्रांसमिट करने का जो काम कर रहे हैं वो है जनाब राम पुनियानी। आई वॉन्ट यू टू गिव ए वेरी बिग हैंड to Mr. Ram Punyani. I have told he is a professor. He retired from IIT for serving this nation and bringing harmony and peace in this country, and he's striving. There is a lot I can speak, but his books are there, which are on display, and they are also for sale. When we finish up with this convention, I would definitely request all of you who are willing to buy that, you can take the opportunity and buy his books. They are out there. Thank you. Mr. Punyani, please. अजीज दोस्तों, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज की मीटिंग में बुलाया गया और जितने सवाल रखे गए, मेरे ख्याल से सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से रखे गए। आर्थिक हालात, क्वेश्चन ऑफ इक्विटी, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से आज धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं और दोनों के बारे में बहुत अच्छे से रखा गया। मैं जो टॉपिक मैंने खुद के लिए लिया था कि आज के लोकतंत्र को चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि कहीं मैं ये बात समझता हूं कि जहां एक तरफ आर्थिक हालात बहुत खराब हो रहे हैं, कोई भी सरकार सत्ता में हो, जो एक्शंस, एफर्मेटिव एक्शन और सामान्य एक्शन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और समाज के कमजोर तबकों के लिए जाना चाहिए, जिसका वादा किया जाता है वो हो नहीं पाता। एक तो पॉलिसी के लेवल पे बनने में तकलीफ होती है, दूसरा जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं, लागू करने जाते हैं, तो और भी ज्यादा तकलीफ होता है। इस बात को थोड़ा आप गौर से सोचिएगा कि जो लागू करने वाली मशीनरी है वो क्या है। एक है सरकार और दूसरा है उसके अंदर काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और बाकी पूरी व्यवस्था। इन दोनों को जरा आप गौर से सोचिएगा। और तीसरा सवाल जो हमारे नौजवान साथी ने उठाया कि बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को पकड़ के आतंकवाद के नाम पर जेलों में भर दिया जाता है, और इसके लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी हैदराबाद में हम लोगों ने एक ट्राइब्यूनल किया था, होली स्केप गोट्स एंड द होली काउज। आप शायद इसका मतलब समझ जाएंगे, यानी बलि का बकरा और पवित्र गाय, उसका मतलब बहुत गहरा है, वो समझ लीजिएगा। इसके पीछे जो राजनीति चल रही है वो इस प्रकार की राजनीति है जो धीरे धीरे हमारे समाज में चारों तरफ से, अंदर से भी हमला कर रही है और ऊपर से भी आने की कोशिश कर रही है। मैं एक पार्टी, एक संगठन, एक व्यक्ति के बारे में बोलने पे मजबूर हूं, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी थी उसमें शुरू से ही बहुत सारी खामियां थी, पर फिर भी डेमोक्रेसी में एक बात होती है, डेमोक्रेसी में जो स्पेस होता है, जमहूरियत में जो जगह होती है, उसमें हम संघर्ष करके, स्ट्रगल करके अपने हुकूकों को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में सही बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं होती कि आज हम किस हालात में हैं। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात ये होती है
कि उसमें एक जगह होती है जिसमें समाज के सभी तबके अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को आगे ले जाने के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, और भले ही वो कितने सफल होते हैं वो बात दूसरी है, पर वो स्ट्रगल करने की हमारे लिए एक जगह होती है। दुर्भाग्यवश देश में एक ऐसे प्रकार की राजनीति आ रही है, कहीं कहीं आ चुकी है, और आज के चुनाव में और कहां आएगी वो मुझे पता नहीं, वो उसको आप गेस कर लीजिएगा। पर एक राज्य के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जिसको कहा जाता था लेबोरेटरी ऑफ हिंदू राष्ट्र, कि वहां हिंदू राष्ट्र की एक प्रयोगशाला चल रही है। और गुजरात में आप में से कई लोग गए होंगे, मेरा भी बहुत आना जाना होता रहता है, और वहां जो मुसलमान आज रह रहा है वो कैसे दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में रह रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी। और ये चीज जो हो रही है पूरे देश में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का दिखने वाला भाग है कम्युनल वायलेंस, कौमी दंगे। अभी अभी हमने मुजफ्फरनगर में देखे कौमी दंगों का, अपने आप में आप स्टडी कीजिए तो कहां से हम 1963 में जबलपुर से चालू होते हैं और अभी 2013 में मुजफ्फरनगर में होते हैं। हम लोग बहुत अध्ययन करते रहे कि ये जो कौमी दंगे हैं केवल शहरों में होते हैं। उस बात को भी हमें को अभी रिवाइज करना पड़ रहा है कि कौमी दंगे कहीं भी हो सकते हैं। कहा गया कि कौमी दंगे और इस प्रकार की चीजें केवल काऊ बेल्ट में होती हैं, यानी वो जो आप काऊ बेल्ट से समझ गए होंगे, वो उत्तर भारत का प्रदेश जहां वो एक प्रकार की संस्कृति और ये चलती है। उसके बाद हमने देखा कि दक्षिण में भी उसका प्रवेश हो गया, कर्नाटका में चर्चेस को तोड़ा गया, और तीसरा उसका जो हथियार उसके सामने आ गया समाज को बांटने का, वो था टेररिज्म का। उधर से तेल की राजनीति के कारण दुनिया में आतंकवाद को लाया गया। याद रखिए, आतंकवाद आया नहीं, एक जगह है जिससे हम सब लोग खौफ डर रखते हैं, उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। हमारे दोस्त बहुत अच्छे से कह रहे हैं उससे बड़ा ब्लैक हाउस कहीं नहीं है। उनको दुनिया भर में तेल के कुओं पर कब्जा जमाना है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में मदरसों की स्थापना की। और इस्लाम के जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहता। एक है जिहाद, जद्दोजहद। जद्दोजहद मैं बार बार तो बताता हूं, कुरान में जिहाद शब्द ये 42 टाइम्स आया है। आई होप आई एम राइट। एक बार भी उसका मतलब युद्ध से, लड़ाई से, हिंसा से, वायलेंस से नहीं है। उसका कोई मतलब है तो केवल एक, कि अपनी आत्मा की शुद्धि करो, समाज को अच्छा और बेहतर बनाओ। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ जिहाद। और आज मैं जब सुनता हूं अरे वो जिहादी आतंकवादी है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। लोगों के जहन में एक बात भर दी गई है, याद रखिए, ये आई नहीं है, ये डाली गई है दुनिया के प्रोपेगेंडा से। और दुनिया के प्रोपेगेंडा में यहां जो प्रोपेगेंडा सप्लीमेंट किया उससे जोड़कर मेरे नौजवान साथी ने बहुत अच्छे से बताया। और ये जो इन्होंने बहुत सारे नाम कहे उनसे मैं खुद मिल चुका हूं, और ऐसे बहुत सारे मुसलमान नौजवान जो बेगुनाह पकड़े गए, उनकी कहानी सुन सुनकर किस प्रकार से आंख में आंसू आते हैं। उनके कभी आप मां की बात सुनो तो आप रोए बगैर रह नहीं सकते। ये हालात आज हमारे समाज में, देश में चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि हम ज्यादातर लोग यहां तो खैर एक धर्म से हैं, पर मैं देश के जिस भी हिस्से में जाता हूं, हर हिस्से में मुसलमानों के बारे में ज्यादातर एक स्टीरियोटाइप, एक पूरा चित्रण कर दिया गया है। मुसलमान ऐसा होता है, वैसा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें डाल गई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। फिर ये तो था करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। पहले ही पार्टीशन के कारण भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति चली उसके कारण मुसलमानों का एक कैरेक्टराइजेशन किया गया, और ऊपर से जो बची खुची कसर थी वो अमेरिका के तेल के कुओं के कब्जा जमाने की राजनीति ने पूरी कर दी। और आज मुस्लिम समाज को इतने गलत और खतरनाक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो मेरे सामने आज लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, दो हैं।
एक चुनौती आती है जो मैंने कहा व्हाइट हाउस से। उनके अंदर तो कहते हैं बड़ी डेमोक्रेसी है, पर उनके सबसे बड़े जो दोस्त हैं उन देशों में डेमोक्रेसी कहीं नहीं रहती। कहीं गलती से डेमोक्रेसी आ गई, जैसे 1953 में ईरान में आई, याद रखिए, मोसाद्देक की सरकार आई, तो उन्होंने मोसाद्देक की सरकार ने वहां तेल के कुओं का नेशनलाइजेशन किया। उससे नुकसान किसको होगा? ब्रिटेन को, अमेरिका को। तो उन्होंने कहा भैया ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। मोसाद्देक की सरकार को उन्होंने गिराकर उसका तख्ता पलट दिया। तो एक डेमोक्रेसी का खतरा वहां से आता है। और दूसरा डेमोक्रेसी का खतरा, छोटे से मैं बताऊं, लोकशाही पे जो दूसरा सबसे बड़ा संकट है वो उसका हेड ऑफिस नागपुर में है। और वो नागपुर वाला खतरा जो है वो कई बार मुझे लगता है ईश्वर की तरह है। दिखता नहीं है पर हर जगह होता है। जिस पार्टी में वो है उसमें तो है ही, जिस पार्टी में वो नहीं है उसमें भी हो जाता है। क्योंकि ये जिस खतरे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, आपके हैदराबाद में उसके सबसे खतरनाक लीडर का स्पीच 5-5 रुपए देकर सुना। और उस पर मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वास्तव में मेरा विश्वास कीजिए, मैं किसी पार्टी को बहुत अच्छा नहीं मानता, इस पे विश्वास कर लीजिए, पर एक पार्टी को मैं एकदम खतरनाक मानता हूं, एक व्यक्ति को मैं एकदम खतरनाक मानता हूं। उसका आप विश्लेषण कीजिए तो जो हिटलर ने जर्मनी में किया, एक एक कौम को सिंगल आउट करना, उसको मारना और फिर बाद में पूरे देश की सभी कौमों को बर्बाद करना, ये उसका लक्षण उस व्यक्ति में है जिसको आपने 5 रुपए देकर सुना। कौन सी पार्टी से है, कौन से संगठन से है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। आशा है आप इतने मेरे क्लियर कट इशारे को समझ गए होंगे। और वो जो पॉलिटिक्स की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा मैं एक हिंदू हूं, हिंदू परिवार में जन्मा हूं और मैं एक नेशनलिस्ट हूं, इसलिए मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। पहचान लीजिए। मुझे एक और हिंदू याद आते हैं जिनकी आज बहुत कमी महसूस होती है। उन्होंने भी कहा मैं हिंदू हूं, पर मैं हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हूं। और इसी हिंदू राष्ट्रवाद ने उनको मारा, और उसको अगर हम याद करें तो हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। एक और बड़े मुसलमान की याद आती है। इस्लाम में भी स्कॉलर्स बहुत हैं, मैं तो बहुत कम जानता हूं। इस्लाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर जिन्होंने कुरान पे किताब लिखी, उसका तर्जुमा किया, तर्जुमा उल कुरान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनसे बेहतर मुसलमान उस समय शायद ही कोई होगा। पर उन्होंने पार्टीशन का विरोध सबसे आखिर तक किसी ने किया तो उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने कहा इस्लाम तो इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करता है, इस्लाम इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करता है, तो मैं पार्टीशन का समर्थन कैसे करूं? तो ये इस्लाम की बात और ये हिंदू धर्म की बात जो गांधी में दिखती है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद में दिखती है, उसके पूरे विरोध में मजहब के नाम पे नेशनलिज्म को लाना, ये जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज मैं पुराने इतिहास में ज्यादा नहीं जाना चाहता, केवल इतना बताना चाहता हूं कि 1925 में जो संगठन बना आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज हम जो बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं कि ये जमहूरियत लागू क्यों नहीं होती, ऊपर से बैठे हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सच्चर कमेटी आ गई, पर इसका लागू क्यों नहीं होता? जफर महमूद साहब ने अच्छे से बताया, हमारी एक और सौहार्द मंच ने भी उस पर स्टडी की थी, बताया सच्चर कमेटी आई तो है पर लागू होना मुश्किल है। और उसके लिए मैं बताता हूं, क्योंकि बीच की जो सब कड़ियां हैं वो कड़ियों में कहीं तो ये हिंदू नेशनलिज्म घुस गया है। ये हिंदू नेशनलिज्म की बात केवल आरएसएस और मोदी तक सीमित नहीं है। ये क्यों? क्योंकि 1925 में जब ये बने तो इन्होंने कभी भी आजादी के जंग में भाग नहीं लिया। याद रखिए, देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी समाज के सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया, पर आरएसएस के मानने वालों ने उसमें भाग कभी नहीं लिया।
जब इंडिया इंडिया बन रहा था तो कह रहे थे ये गलत बात है, गांधी का रास्ता गलत है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का रास्ता गलत है, हमें तो यहाँ एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। और उसके लिए उन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया, उन्होंने पॉलिटिक्स में भाग नहीं लिया। और ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि आज जीवन के अलग अलग पहलुओं में ये लोग छुपे बैठे हैं। अंदर से हिंदू राष्ट्र की बात है, ऊपर से मजबूरी में जमहूरियत को मानते हैं, जमहूरियत के फ्रेमवर्क में काम करते हैं। और यही आरएसएस जो बनी, इसने स्वयं सेवकों को तैयार किया। अब स्वयं सेवक तो आप जानते होंगे, बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े नाम हैं। अभी अभी मैंने पूना में, परसों एक दोस्त ने फोन किया कि पूना में श्री राम सेने ने 6 दिसंबर को बड़े खतरनाक पोस्टर लगाए। और आप जानते होंगे श्री राम सेने का जो लीडर है वो प्रमोद मुतालिक, जिसने मैंगलोर में बहुत सारी गड़बड़ी की, वो भी एक स्वयं सेवक है। तो खैर, इन लोगों को ट्रेन किया जाता है